गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के कुछ टॉपिक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अतः पहले वो वाली वीडियो देखें। अब हम आगे शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो एक बार मोटे तौर पर मैं बता देती हूँ कि तृतीयक क्रियाकलापों के अंदर सेवाएं आती हैं। इसके अलावा व्यापार, परिवहन के साधन व संचार के साधन जो हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं। अब तृतीय क्रियाकलापों का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पर्यटन। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन होता है जब हम घूमने फिरने के लिए किसी स्वास्थ्यवर्धक या किसी अच्छी जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर जब हम घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उसे हम पर्यटन कहते हैं। तो पर्यटन जो है वो एक तरह की यात्रा होती है, ठीक है, जो व्यापार की बजाय इंजॉय करने व मूड फ्रेश करने के लिए की जाती है। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जब हम परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तब हम कभी कुछ समय के लिए किसी अच्छे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, उसको हम पर्यटन कहते हैं। पर्यटन के लिए हमें कौन कौन सी जगह जो है वो आकर्षित करती है? सबसे पहला पॉइंट है जलवायु। अगर हम ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो हमें गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हमें आकर्षित करते हैं, और अगर हम गर्म जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो हमें ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र जो है वो आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है भूदृश्य। मनुष्य जो है उन जगहों पर घूमना ज्यादा पसंद करता है जहां पर देखने के लिए अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं, जैसे पर्वत होते हैं, पहाड़, नदियां, झील। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई भूदृश्य सुंदर होता है तब हम वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, वो जगह पर्यटन के लिए चुनते हैं। नेक्स्ट आता है इतिहास व कला। इतिहास, हमारा पुराने इतिहास बहुत ही सुंदर रहा है। हमारे पुराने राजाओं के पुराने किले, महल जो है वो बहुत ही भव्य और आकर्षक रहे हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं जो देखने योग्य हैं, इसीलिए हम वहां पर उन किलों वगैरह को देखने जाते हैं ताकि हम हमारे पुराने इतिहास के बारे में जान सके और हमें इतिहास का ज्ञान हो सके। इसके अलावा हमारे भारत की संस्कृति जो है वो भी विदेशों में बहुत फेमस रही है। इसके अलावा हमारी हरियाणवी संस्कृति व राजस्थानी संस्कृति जो है वो भी सबसे अलग है। तो इसीलिए हम जिन लोगों का इंटरेस्ट संस्कृति के अंदर होता है तो वो ऐसी संस्कृति वाली जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं जो सबसे अलग होती हैं। तो ये जगह जो है ये हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन आजकल एक और पर्यटन विकसित हो रहा है जिसका नाम है चिकित्सा पर्यटन, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल से हमें पता चल रहा है कि जब हम इलाज के लिए जाते हैं, ठीक है, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े बॉलीवुड के जो हीरो हैं, ठीक है, या जो और राजनीति में जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जब वो कभी बीमार हो जाते हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वो अपने इलाज जो है विदेशों से करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर हमारे देश से ज्यादा अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब इलाज के लिए जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। अलग विकसित देशों के लोग, जो देश कम विकसित हैं, वहां के लोग इलाज के लिए विकसित देशों के अंदर जाते हैं क्योंकि उनके देश में वह इलाज उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा जो विकसित देश हैं उनके लोग भी इलाज के लिए अलग विकसित देशों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अलग विकसित देशों के अंदर जो इलाज होता है वो सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा वो उस देश में घूम फिर भी सकते हैं, मतलब दोनों काम हो जाएंगे। एक तो उस देश की संस्कृति और संस्कृति से परिचित होंगे, वहां पर घूम फिर सकते हैं, इसके अलावा वहां पर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। तो इसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। ठीक है, जब चिकित्सा के लिए दूसरे देश में जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो वहां पर चिकित्सा भी हो जाती है और घूमना फिरना भी हो जाता है, उस देश की संस्कृति से हम परिचित भी हो जाते हैं।
भारत में भी बहुत से देशों के लोग जो हैं वो इलाज करवाने के लिए आते हैं। हमारे देश में जो बड़े बड़े महानगर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ पर बहुत से विश्व स्तरीय अस्पताल जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, जो रोगियों का उपचार करते हैं। तो मतलब हमारे देश के अंदर भी बहुत से लोग चिकित्सा पर्यटन के लिए आते हैं, क्योंकि तो भारत की संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। इसीलिए इसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े महानगर है उसमें बड़े बड़े विश्व स्तरीय अस्पताल भी हैं जहां पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ये था तृतीय क्रियाकलाप के बारे में। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप बहुत ही विशिष्ट व जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं। मतलब जो पहले वाले जो क्रियाकलाप थे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनसे थोड़े से मुश्किल क्रियाकलाप हैं और जिनका संबंध किससे है, ज्ञान से है, ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से। तो सीधा सा पॉइंट हो गया, चतुर्थ क्रियाकलाप में वो क्रियाकलाप आते हैं जिनका संबंध ज्ञान से होता है, ठीक है। चतुर्थक क्रियाकलाप में अनुसंधान आते हैं और विकास पर केंद्रित होते हैं। मतलब इसमें रिसर्च वगैरह जो है वो की जाती है, ठीक है, जिसके लिए व्यक्ति के पास विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी कुशलता, मतलब उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सा पॉइंट हो गया, चतुर्थक क्रियाकलाप जो है वो अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए, विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए और प्रौद्योगिकी कुशलता भी होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए। चतुर्थक सेवाएं जो होती हैं उनको ज्ञानोन्मुख सेक्टर कहते हैं, मतलब ज्ञान वाला सेक्टर है। इसके अंदर वही क्रियाएं आती हैं जिनके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक व चतुर्थक दोनों हो सकता है। मान लेते जैसे कोई अध्यापक है, अध्यापक जो है वो अपनी सेवाएं देता है, ठीक है, तो अध्यापक कौन से में आएगा, तृतीयक सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अध्यापक नई शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके किसी भी प्रकार का आविष्कार करता है या कोई रिसर्च वगैरह करता है, अनुसंधान करता है, तो वो टीचर कौन से में आएगा, फिर चतुर्थक के अंदर आएगा। मतलब उस टीचर के ज्ञान में जो है वो वृद्धि हो गई है। अगर नॉर्मल टीचर है वो अपनी सेवाएं देता है सिर्फ मजदूरी के बदले में, अपनी जो भी फीस के बदले में, तो वो तृतीयक में आएगा। लेकिन अगर कोई अध्यापक जो है वो अनुसंधान करता है, नई शिक्षण पद्धति को अपनाता है, तो वो कौन से सेक्टर में आएगा, चतुर्थक के अंदर आएगा, ठीक है। चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण किया जाता है, वह सूचनाओं का उत्पादन भी शामिल है, ठीक है। छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है, सूचना का संग्रहण व सूचना का उत्पादन कौन से क्रियाकलापों में किया जाता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सूचना का संग्रहण व सूचना का उत्पादन कौन सी क्रियाकलापों में शामिल है। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक कर्मचारी ज्ञान के इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। जो विकसित देश हैं वहां पर अधिकतर लोग इस चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं वहां पर बहुत कम लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। मतलब विकसित देशों में इनकी संख्या ज्यादा है व विकासशील देशों में इनकी संख्या कम है, ठीक है। तो ये चतुर्थक क्रियाकलाप थे, समझ में आ गया होगा। चतुर्थक क्रियाकलाप जो है वो ज्ञान से संबंधित क्रियाएं आती है इसके अंदर, ठीक है, और ये अनुसंधान विकास पर आधारित है। इनको करने के लिए विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कोई अध्यापक अगर सिंपल अपनी फीस लेकर के सेवाएं देता है तो वो तृतीयक में आएगा, लेकिन कोई अध्यापक जो है वो अनुसंधान कार्य करता है तो वो चतुर्थक के अंदर आता है, ठीक है। चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण होता है और सूचना का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था में इन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि अलग विकसित देशों के अंदर चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पंचम क्रियाकलाप पर। पंचम क्रियाकलाप जो है वो सबसे ऊंचे स्तर की आर्थिक क्रियाएं आती है। मैंने अभी तक बताया था कि 5 तरह की आर्थिक क्रियाएं हैं, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचम। तो पंचम जो है वो सबसे ऊंचे स्तर की आर्थिक क्रियाएं उसके अंदर आती हैं,
जो भी उच्चतम स्तर के जो निर्णय लेने वाले लोग हैं और वह जो नीतियों का निर्माण करते, देश के लिए जो नीतियां बनाते हैं, तो वो जो नीतियों का निर्माण करने वाले लोग हैं वो पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 2020 के अंदर, ठीक है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ये नीति बनाई है, तो वो सारे लोग किसके अंदर आएंगे? पंचम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में वे सेवाएं आती हैं जिनसे नए विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो नए नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, हमारे सामने नए विचार लाते हैं। इसके अलावा नए व वर्तमान विचारों की रचना करते हैं और फिर उनकी व्याख्या भी करते हैं कि ये विचार हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। उनका पुनर्गठन, मतलब उनमें कुछ चेंजेस करना होता है, उनको दोबारा गठन किया जाता है, तो उनका पुनर्गठन और फिर उनकी व्याख्या। इसके अलावा आंकड़ों की व्याख्या और उनका प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन आदि आते हैं, ठीक है। तो पंचम क्रियाकलाप में कौन सी सेवाएं आती हैं? एक तो नए विचारों की रचना होती है, फिर उनकी व्याख्या, फिर उनका पुनर्गठन, फिर उनकी व्याख्या, उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या और उनका प्रयोग करना और नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन आदि जो है वो आते हैं, ठीक है। जो भी नए वर्तमान विचार हैं उनकी रचना और उनकी व्याख्या, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो उनका पुनर्गठन और फिर उनकी व्याख्या। उसके बाद जो भी आंकड़े तैयार होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है और उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंकड़े वगैरह किसी भी तरह के आंकड़े हो सकते हैं, जैसे भारत में जनगणना होती है तो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, तो उनकी व्याख्या, फिर उनका प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका मूल्यांकन है वो भी किया जाता है। तो पंचम क्रियाकलाप जो है वो सबसे ऊंचे स्तर का है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी उसके बारे में। ये सभी लोग विश्व में उच्चतम वेतन व मनचाही सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अब ये सबसे ऊंचे स्तर की नौकरी करते हैं तो इनको बहुत सारा पैसा मिलता है और बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है। इसीलिए इन व्यवसायों को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। गोल्ड कॉलर जॉब कौन से व्यवसाय को कहा जाता है? कौन से क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है इसके अंदर? छोटा क्वेश्चन बनता है। पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। इनको गोल्ड कॉलर जॉब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वेतन बहुत ज्यादा होता है और इनको हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इनकी संख्या कम होती है, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था में भी इनकी संख्या कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की संरचना में इनका महत्व बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। संख्या इनकी कम है लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इन्हें मूवर्स व शेकर्स कहा जाता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि ये नई नई पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, नीतियों का निर्माण करते हैं, तो जो अगर इनसे गलत नीति का निर्माण हो जाए तो इससे सभी बच्चे जो हैं वो प्रभावित होंगे, और अगर कोई अच्छी नीति भी बनाएंगे तो उससे भी सभी बच्चे जो हैं वो प्रभावित होंगे। मतलब फायदा भी सब लोगों को बराबर हो, बहुत ज्यादा लोगों को होगा, और नुकसान होगा तो भी बहुत ज्यादा लोगों को होगा। तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी संख्या कम है। इनको मूवर्स व शेकर्स कहा जाता है। मतलब मूवर्स मतलब हिलाना, ठीक है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। अगर कुछ फायदा होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था को जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा, और नुकसान होगा तो भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, ठीक है। तो इन्हें मूवर्स व शेकर्स कहा जाता है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है जिसके अंतर्गत, मतलब ये भी तृतीयक सेक्टर का एक पार्ट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अनुसंधान आते हैं, अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक आते हैं। वित्त व विधि वाले परामर्शदाताओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। मतलब पंचम क्रियाकलाप जो है वो सबसे ऊंचे स्तर का है, ठीक है।
उच्चतम स्तर के निर्णय लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। इनका वेतन भी बहुत ज्यादा होता है, वेतन ज्यादा होने के कारण गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। इनकी संख्या कम है लेकिन इनका जो महत्व है वो बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए इन्हें मूवर्स व शेकर्स कहते हैं। और इसके अंदर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव, अनुसंधान वैज्ञानिक वगैरह जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो ये पंचम क्रियाकलाप था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन। आउटसोर्सिंग नाम तो सुना हुआ होगा, लेकिन हिंदी में इसका थोड़ा सा अजीब सा नाम है, पहली बार सुन रहे होंगे। बाह्य स्रोतन क्या होता है? जब भी हम बाह्य स्रोतन का अर्थ है किसी बाहरी एजेंसी या कंपनी को काम सौंपना या ठेके पर कोई काम देना। जब हम किसी कार्य को किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देते हैं या ठेके पर काम देते हैं तो उसको आउटसोर्सिंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य होता है दक्षता को सुधारना तथा लागतों को घटाना होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षता को सुधारना तथा लागतों को घटाना होता है। 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, आउटसोर्सिंग क्या है और आउटसोर्सिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जब आउटसोर्सिंग का काम समुद्र पार के स्थानों पर करवाया जाता है, जब समुद्र पार किसी दूसरे देशों में करवाया जाता है तो इसे अपतटन या ऑफशोरिंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। बाह्य स्रोतन का क्या अर्थ है? जब किसी बाहरी एजेंसी को कोई काम सौंप दिया जाता है या कोई काम ठेके पर दे दिया जाता है, ठीक है। आगे एग्जांपल देके बताऊंगी जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य है दक्षता को सुधारना, मतलब काम को अच्छी तरीके से करना और लागत जो है वो घट जाती है। जब आउटसोर्सिंग का काम समुद्र पार के स्थानों पर करवाया जाता है तो इसे अपतटन या ऑफशोरिंग कहते हैं। दोनों वर्ड याद होने चाहिए, अपतटन भी और ऑफशोरिंग भी। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों का आउटसोर्सिंग किया जाता है, मतलब जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को हम दूसरी एजेंसी को सौंप देते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विनिर्माण उद्योग वगैरह जो है वो भी, मानव संसाधन, कस्टमर केयर, कॉल सेंटर सेवाएं आदि जो है वो आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन के अंदर आती हैं। कस्टमर केयर, कॉल सेंटर, मानव संसाधन, विनिर्माण व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर आती है। अब एग्जांपल देखो, डाटा प्रोसेसिंग एक काम होता है जिसमें डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई ये एक सेवा है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई सेवा है? सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक सेवा है, ठीक है, जिसे विकसित देश आउटसोर्सिंग के द्वारा भारत, चीन, इजराइल व अफ्रीकी देशों द्वारा करवा रहे हैं। तो ये जो कार्य है डाटा प्रोसेसिंग का, ये किससे करवा रहे हैं? विकसित देश भारत, चीन मतलब जो अलग विकसित देश है उनसे करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन देशों में कम वेतन में काम करने वाले कुशल व निपुण लोग आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कुशल लोग जो है वो सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। विकसित देशों के अंदर अगर मजदूर ढूंढोगे तो वो बहुत ज्यादा पैसे लेंगे, जबकि जो अलग विकसित देश है वहां पर कम पैसे में ही लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कम पैसे में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वहां पर लागत जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, लागत जो है वो कम हो जाएगी और इन देशों में नए रोजगार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जो विकसित देश जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर के कोई काम शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि वहां पर सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, ठीक है, सस्ती बिजली वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि अलग विकसित देशों के अंदर हर चीज जो है वो लगभग सस्ती ही मिल जाती है, जिससे उन लोगों को फायदा हो जाता है। इसके अलावा जो अलग विकसित देश हैं वहां पर गरीबी, बेरोजगारी फैली होती है, तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिल जाता है, ठीक है। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल गया, और जो विकसित देश हैं वो इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब उनकी लागत जो है वो कम आएगी। तो मतलब दोनों देशों को फायदा होता है,
ठीक है, तो ये बाह्य स्रोतन था, जिसमें काम जो है वो किसी बाहरी एजेंसी या कंपनी को सौंप दिया जाता है या ठेके पर करवा लिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल है ये याद होना चाहिए, छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का काम अफ्रीकी देशों से या अलग विकसित देशों से करवाते हैं, जिससे लागत जो है वो कम हो जाती है। आगे चलते हैं। पंचम क्रियाओं की नवीन प्रवृत्तियां। जो पंचम क्रियाकलाप है उसके अंदर 2 वर्ड आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, अभी हम बाह्य स्रोतन और आउटसोर्सिंग के बारे में तो समझ गए कि कोई भी काम जो है वो किसी बाहरी एजेंसी को सौंप दिया जाता है, लेकिन एक वर्ड है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अब देखो, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, मतलब यहाँ पर ज्ञान पर आधारित होता है। तो ज्ञान पर आधारित कौन सा सेक्टर था? चतुर्थक था, और उसके अंदर क्या बताया था? अनुसंधान विकास कार्य वगैरह बताए थे। तो वो सारे इसके अंदर आएंगे ज्ञान प्रकरण में। क्वेश्चन में दे रखा है केपीओ, तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। केपीओ क्या है? एनसीईआरटी की बुक में भी केपीओ वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका पता होना चाहिए केपीओ क्या है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और एक वर्ड है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपीओ। केपीओ और बीपीओ, तो बिजनेस वाला जो है वो विनिर्माण पर आधारित है, और केपीओ जो है वो ज्ञान पर आधारित है। केपीओ के अंदर व्यावसायिक अवसर ज्यादा उपलब्ध होते हैं, जबकि ये उद्योग वाले के अंदर व्यावसायिक अवसर कम उपलब्ध होते हैं। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। केपीओ का मतलब ज्ञान पर आधारित जो बाह्य स्रोतन काम होते हैं, और बीपीओ बिजनेस वाले होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है इस पार्ट का, अंकीय विभाजक या डिजिटल डिवाइड। बहुत आसान है, आईसीटी वर्ड सुना होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन होता है सूचना, कम्युनिकेशन होता है संचार। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। अब हमें कोई भी सूचना है वो कहाँ से प्राप्त होती है? इंटरनेट से प्राप्त होती है, फोन से प्राप्त होती है, टीवी वगैरह से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, इन तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच भारत में है? नहीं है। अभी भी भारत में जो लोग गांव में रहते हैं वहां तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों को फोन चलाना नहीं आता। ठीक है, इंटरनेट कहाँ से चलाना आएगा? तो अभी तक आईसीटी तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। इसमें बहुत असमानताएं पाई जाती हैं। जो विकसित देश है वो तो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। विकसित देशों में तो सभी लोग आईसीटी तक उनकी पहुंच है, वो आईसीटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फायदा भी उठाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं वहां पर अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके कारण उन्हें आईसीटी का ज्ञान नहीं है और ना ही वो उनसे कोई लाभ प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो बीच में जो विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में जो ये टेक्नोलॉजी को लेकर जो अंतर है ना, उसी को हम डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजक कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह, फोन, टेलीविजन, ठीक है, इन तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। विकसित देशों में तो सभी लोगों तक पहुंच है, लेकिन विकासशील देशों के लोग अभी तक इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित नहीं हुए हैं, ना ही वो उनसे कोई फायदा उठा पा रहे हैं। तो जो विकसित और विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी को लेकर जो बीच में जो ये अंतर पाया जाता है, इसी को हम डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजक कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट।